सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और जानते हैं आज के अखबार में कौन सी खबरें आई हैं जो हमारे लिए आगामी परीक्षाओं में काम आएंगी। पहले पृष्ठ पे हमारे सामने श्री विष्णुदेव साय जी का फोटो आ गया है। ये मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, हाल ही में चुनाव जीता है और पार्टी ने इनको टिकट दिया है। भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान मुख्यमंत्री बनाया गया और मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का। चलिए आ कहते हैं आर्टिकल्स में हमारे। बाकी अखबार देखिए, मैं भले ही ये सब न्यूज़ मिस कर देता हूँ, मगर आप इनसे होकर गुजरा करिए। आप गुजरेंगे तभी आप पता लगा पाएंगे कोई कौन सी खबरें हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम हर खबर को इन वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, कारण ये है कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको भी देखने का मन नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है तो आप छोड़ सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। कृषि को लेकर आर्टिकल है, कृषि चुनौतियों को लेकर। हाल ही में आए राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों में 23-24 की दूसरी तिमाही में भारत की 7.7% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। समवर्ती रूप से जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र को विकास दर में उल्लेखनीय मंदी जो 2.5% से घटकर मात्र 1.2% हो रह गई। इस आर्थिक उछाल की स्थिरता और समावेशिता के बारे में चिंता पैदा करती है। मतलब ये कृषि में जो हमारा बढ़िया से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। ठीक है, कृषि का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, कम विकास दर से किसानों की आय में कमी आती है जिससे उनकी आर्थिक कमजोरी बढ़ती है। उर्वरक और उपकरण खरीदने सहित अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए किसानों को कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है। समय के साथ अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन के कारण कर्ज का चक्र और भी गहरा हो गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कृषि कर्ज पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नाबार्ड के उपलब्ध जो आंकड़े पेश किए, उसके अनुसार मौजूदा समय में देश के सभी तरह के बैंकों का करीब 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए कर्ज है और इन 16 करोड़ किसानों पर इस कर्ज को बराबर में बांट दिया जाए तो प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपए हो जाता है। देखिए, नाबार्ड हमारी कृषि क्षेत्र से संबंधित मुख्य संस्थान है साथियों। ये मुख्य संस्थान है नाबार्ड, और नाबार्ड के आंकड़ों के हिसाब से बैंकों के ऊपर अभी 1 लाख करोड़ का कर्ज है जो कृषि क्षेत्र को दिया हुआ है, मतलब कि ड्यू है। मतलब कि हर किसान द्वारा 1.5 लाख रुपए कम से कम मान लीजिए आप, 1.35 है मतलब कर्जा उसके ऊपर। राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्ज राजस्थान के किसानों पर है। आंकड़ों के अनुसार 99.97 लाख किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया है। देखिए, कर्जा बहुत ज़्यादा है इस समय किसानों के ऊपर। और आगे देखते हैं, 2004-05 में भारत में कृषि क्षेत्र रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी विकसित दर में गिरावट न केवल किसानों को प्रभावित करती है बल्कि ग्रामीण श्रम बल पर भी व्यापक प्रभाव डालती है, जिससे संभावित रूप से बेरोजगारी और अल्प रोजगार में वृद्धि होती है। पिछले 18 वर्षों में ये घटकर लगभग 16% रह गई है। मतलब कि जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मौजूदा सरकार ने तमाम दावों के बावजूद किसानों को उनकी खेती से लाभकारी मूल्य तो दूर की बात पारिश्रमिकी भी नहीं मिला पा रही है। कृषि को लेकर थोड़ा सा विडम्बना सी बनी भी हुई है मेरे साथियों। भले ही बहुत योजना लाई गई हैं मगर उनका प्रैक्टिकलिटी नहीं बैठ पा रही है कुछ स्थितियों में। नीति क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करना और कृषि क्षेत्र में प्रमुख सुधारों में तेजी लाना सर्वोपरि है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मेरे साथियों,
नीति क्रियान्वयन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी वर्कआउट, ये हमारे लिए वर्तमान में बहुत ज़रूरी है कि हम भले योजना बना रहे हैं ढेर सारी, मगर वो योजनाएं काम की नहीं है जब तक हम उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, जब तक हम लैंड पे प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते हैं, हम किसानों को उन योजनाओं का सही तरीके से लाभ लेना नहीं बताते हैं, तब तक हमारे सामने ये योजनाएं महज चलती फिरती योजनाएं रहेंगी जिनको सिर्फ लॉन्च कर दिया गया है और उन पर सिर्फ हमारे बजट का करोड़ों रुपया लगाया गया है। आज किसानों को कर्ज से ज़्यादा प्रोत्साहन राशि की ज़रूरत है मेरे साथियों। वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंत संबंध को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रणनीतिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है, लेकिन ये संबंध स्थानीय किसान हितों की ध्यान में रखते हुए हो। निर्यात बाजारों में विविधता लाना और व्यापार संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आर्थिक स्थिरता में योगदान दे सकता है। कृषि में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। सटीक खेती, फसल की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग और बाजार तक पहुंच के लिए डिजिटल मंचों का अपनाना ऐसे नवाचार है। देखिए हम वही ना, हम करते जो हैं, हम पहली बात तो टीवी के माध्यम से किसानों के लिए हम दूरदर्शन कृषि पे बहुत सारे इंफोटेनमेंट चैनल्स, मतलब शोज़ चलाते हैं, जैसे हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने बहुत सारी हेल्पलाइंस चालू करी हुई हैं जिस पे किसान फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकता है और उनका सुझाव भी ले सकता है। हम ड्रोन के माध्यम से भी बड़े बड़े खेतों की निगरानी कर सकते हैं। हम सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से मेरे साथियों गुणवत्ता जान सकते हैं। हम अगर वैज्ञानिक ज्ञान की मदद से किसानों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो हम और जल्दी किसानों को कृषि में लाभ दे सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें स्किल भी दें नॉलेज के साथ। आज कृषि श्रमिकों को रोजगार के अन्य माध्यमों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। देखिए अब कृषि के अलावा कहाँ हम उनको भेजेंगे? हम उनको ना, जैसे कि बी कल्चर है ना, बी एपीकल्चर, ठीक है, हम उनको मधुमक्खी पालन सिखा सकते हैं, हम उनको मत्स्य पालन सिखा सकते हैं। ठीक है, हम उनको कैसे, मतलब फिशेस हो गई हैं आपकी, ठीक है, मधुमक्खियाँ हो गई आपकी, इसके साथ साथ हम कैसे उनको और नए ऑल्टरनेटिव देते रहें जिससे वो किसी पे पूरी तरह निर्भर ना हो। ठीक है, और दूसरी बात है उनका मन भी लगा रहा है। जब अच्छा देखिए, फिश, हम जानते हैं कि मधुमक्खी पालन से, कीट पालन से और मछली पालन से क्या होता है कि वो जल्दी सेल होती हैं मार्केट में चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उससे किसान को जल्दी आय मिल जाती है, इनकम मिल जाती है, जो आय कृषि में नॉर्मल खेती किसानी में देर में मिलती है ना। जब आपका सामान बिकेगा, जब आपका माल जाएगा तब मिलेगा। वहीं पे आप देखें तो मत्स्य पालन वगैरह में, आप मत्स्य पालन करते हैं तो आप बहुत जल्दी मार्केट में सेल करके पैसे कमा लेते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम उनको ऑल्टरनेटिव इनकम के स्रोत दे रहे हैं। अब जब पता रहेगा किसान को कि हर महीने की मेरे पास इनकम के दो स्रोत हैं, एक किसानी है टोटली मेरी, और एक मेरा मत्स्य पालन वाला कारोबार है, तो वो भी जब अच्छे से काम कर पाएगा, निर्णय ले पाएगा, और वो क्या होगा ना मेरे साथियों, वो और अच्छी तकनीकों का, अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके कृषि को बेहतर कर पाएगा, और इसका पूरा लाभ हमको हमारी अर्थव्यवस्था पे मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमको ओवरऑल डेवलपमेंट में भी मिलेगा, किसी भी व्यक्ति के, किसानों के। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। नवाचार के माध्यम से मेरे साथियों हम कर सकते हैं कृषि का विकास। INS विक्रांत तैनाती अगले साल अप्रैल तक। INS विक्रांत जो हमारा ये युद्धपोत है, इसकी तैनाती अगले साल तक आपकी हो जाएगी, अप्रैल में। चलिए आगे आते हैं। दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक देश है बना म्यांमार।
म्यांमार में साथियों अभी सबसे ज़्यादा अफ़ीम म्यांमार में ये मतलब हर दूसरी पहाड़ी के कोने पे, हर जंगलों में पूरे कार्टेल चल रहे हैं जो अफ़ीम की खेती दबाकर करते हैं, है ना। और ये संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है एक ज़माने में जो ओपीएम था वो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में उगाया जाता था। अब आज की तारीख में अफ़गानिस्तान को पछाड़ दिया है म्यांमार ने और हद से ज़्यादा मतलब मार्केट कैप्चर करी हुई है। तालिबान के शासन में आने के बाद अफ़गानिस्तान में अफ़ीम के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यूएनडीओसी मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग कंट्रोल, यहाँ हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग कंट्रोल, ने पिछले महीने कहा था कि तालिबान के प्रतिबंध के कारण अफीम पोस्ता की खेती 95% की गिरावट आई है। तो तालिबान ने बोला नो अफीम, तो वहीं पे देखिए अब म्यांमार ने मार्केट कैप्चर कर लिया, है ना। अफीम की अनुमानित उपज 16% बढ़कर 22.9% किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। मतलब म्यांमार में बड़े दबाव के समय अफीम की खेती करी जा रही है। दुखद है समाज के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए हम इतने रखते हैं। हमने जाना कि कैसे कृषि को हम जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी में योगदान कम हो रहा है, जो कृषि की वास्तविकता में कुछ समस्याएं आ रही हैं, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।